करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जोसेफ प्राइस नाम के एक राइटर से। जोसेफ अपने मर चुके ग्रैंडफादर डॉक्टर बेंजामिन प्राइस की पुरानी रिसर्च फाइल देख रहा होता है। ये कोई नॉर्मल रिसर्च नहीं थी। बेंजामिन ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज को प्रूव करने में लगा दी थी। नेक्रोनॉमिकन यानी बुक ऑफ द डेड सिर्फ एक मिथ नहीं है। उनकी डायरी में बार बार एक ही वार्निंग लिखी हुई है कि कुछ साल पहले सर्कस ऑफ वाइस मैन नाम के लोगों ने इस किताब को ढूंढ निकाला था और बेवकूफ़ी में उसके अंदर लिखे फॉरबिडन पैसेज पढ़ दिए थे। बस उसी एक गलती ने डेडलाइट्स को दोबारा दुनिया में ले आए। बेंजामिन ने अपनी रिसर्च के दौरान एक और चीज़ भी डिस्कवर की थी, एक एंशिएंट कांडेरियन डैगर। ये सिर्फ कोई पुराना खंजर नहीं था। बेंजामिन के हिसाब से ये दुनिया की उन चंद चीज़ों में से एक था जो डेडलाइट्स को परमानेंटली ख़त्म कर सकता था। इसी वजह से उन्होंने इस डैगर को सील करके घर के अंदर छुपा दिया था और अपनी डायरी में एक लास्ट वार्निंग भी लिखी थी। जिस दिन इस सील को तोड़ा जाएगा, डेडलाइट्स उसकी प्रेजेंस महसूस कर लेंगे और फिर वो इसे लेने जरूर आएंगे। उस वक्त शायद बेंजामिन को भी नहीं पता था कि एक दिन उनका ही पोता अनजाने में वही गलती कर देगा जिसे वो पूरी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी एक डिसीजन की वजह से एक पूरी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है एक शांत सी लेक पर। दो दोस्त जेरेड और लियो फिशिंग कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी लियो की गर्लफ्रेंड एम्मा का फोन आता है। सिग्नल ठीक ना होने की वजह से वो बोट से उतरकर जंगल की तरफ चला जाता है और बस इसी एक मिनट में सब कुछ बदल जाता है। जेरेड के फिशिंग हुक में अचानक कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सर अटक जाता है। एक पल के लिए उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, लेकिन रिएक्शन देने से पहले ही लेक के अंदर से डजन्स ऑफ फिशिंग हुक निकलते हैं और सीधा उसके शरीर में घुस जाते हैं। अगले ही सेकंड जेरेड को पानी के अंदर घसीट लिया जाता है। लियो भागते हुए वापस आता है। दूर से उसका दोस्त मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन जब वो उसे बोट पर खींचने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में सिर्फ जेरेड की आधी बॉडी ही आती है। बाकी आधा शरीर पानी के अंदर ही रह चुका होता है। और इसी मोमेंट पर लेक के नीचे से एक अजीब सी औरत सामने आती है। उसका चेहरा देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है, एक डेडलाइट है। वो लियो को पानी में गिरा देती है और कुछ ही सेकंड में पूरी लेक का पानी इतना गर्म हो जाता है जैसे कोई उसे उबाल रहा हो। लियो किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका होता है। उसके बचने का कोई चांस नहीं था। अब वो डेडलाइट्स आराम से लेक से बाहर निकलती है, रोड पर चलना शुरू करती है और तभी एक स्पीडिंग कार उसे सीधा टक्कर मार देती है। कार पूरी तरह पलट जाती है, लेकिन ये कार चला कौन रहा था? और सबसे बड़ी बात, ये डेडलाइट अचानक यहाँ आई कहाँ से? इसका जवाब जानने के लिए मूवी हमें कुछ घंटे पीछे ले जाती है और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। कुछ घंटे पहले हम पहुंचते हैं एक नाइट क्लब में। यहाँ हम पहली बार मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, विल, उसका छोटा भाई जोसेफ, विल की वाइफ एलिस और जोसेफ की गर्लफ्रेंड थिया। ऊपर से देखो तो ये बस एक नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर लगता है। आज जोसेफ का बर्थडे है। विल उसे एक बहुत महंगा फाउंटेन पेन गिफ्ट करता है क्योंकि जोसेफ एक राइटर है और उसका सपना एक सक्सेसफुल ऑथर बनने का है। लेकिन इस फैमिली को बस 2 मिनट ऑब्जर्व करो और क्रैक्स साफ दिखने लगते हैं। एलिस बार बार ड्रिंक कर रही है, स्मोक भी कर रही है। विल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पहले वो नॉर्मल टोन में बात करता है, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ बदलने लगती है, उसके एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और बिना डायरेक्टली कुछ कहे मूवी हमें हिंट दे देती है कि शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। विल एक बच्चा चाहता है, एलिस नहीं चाहती, या शायद वो सिर्फ इस रिलेशनशिप में और नहीं फंसना चाहती। ये बात मूवी अभी क्लियर नहीं बताती, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना अनकंफर्टेबल जरूर बना देती है कि ऑडियंस समझ जाए इन दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ नाम का बचा हुआ है। जोसेफ सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, थिया भी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। विल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पार्टी छोड़कर निकल जाता है। जोसेफ उसे रोकता है, भाई तुमने ड्रिंक की हुई है, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। लेकिन विल किसी की नहीं सुनता। गुस्से में कार स्टार्ट करता है और अंधेरी रात में अकेला निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ मिनट शुरू हो चुके हैं। विल जैसे ही अंधेरी रोड पर ड्राइव कर रहा होता है, उसके दिमाग में अभी भी क्लब में हुई बहस चल रही होती है। गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि पूरा फोकस रोड से हट चुका था और तभी एक औरत अचानक उसकी कार के सामने आ जाती है। विल ब्रेक्स लगाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धाम, कार सीधे उस औरत को टक्कर मार देती है और कंट्रोल खोते ही रोड के किनारे पलट जाती है। कुछ सेकंड्स तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। विल किसी तरह सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि बस एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब वो शैटर्ड विंडशील्ड से बाहर देखता है तो उसका खून जम जाता है।
जिस औरत को उसने अभी अभी टक्कर मारी थी वो धीरे धीरे उठ रही होती है। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, चेहरा पूरी तरह फटा हुआ है और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एक डेडलाइट थी। वो धीरे से विल की तरफ देखकर कहती है, फाइनली तुम लोग मिल ही गए। ये एक सिंपल सा डायलॉग था, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात क्लियर हो जाती है। डेडलाइट्स रैंडमली लोगों को नहीं ढूंढ रहे थे, उनका असली टारगेट प्रिंस फैमिली है। और वजह खानडारियन डैगर। अगले ही पल डेडलाइट्स वो शैतानी चैंट बोलना शुरू करती है जो इवल डेड फ्रेंचाइजी के फैन को अच्छी तरह याद है। कार के अंदर आग लग जाती है। विल बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। कुछ ही सेकंड्स में पूरी कार आग का गोला बन जाती है और विल जिंदा जलकर मर जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद प्राइस फैमिली विल के फ्यूनरल में इकट्ठी होती है, लेकिन हम यहाँ फैमिली के बाकी मेंबर से प्रॉपरली मिलते हैं। विल की माँ सूजन, उसके फादर एडगर और फैमिली की सबसे बुजुर्ग मेंबर पॉली। पॉली की मेमोरी लगभग खत्म हो चुकी है। कभी वो प्रेजेंट में होती ही नहीं है, कभी किसी को पहचान लेती है, कभी अपने ही पास्ट में खो जाती है। कभी उसे लगता है कि विल अभी भी जिंदा है, तो कभी वो किसी और जमाने की बात करने लगती है। इस सीरियस एटमॉस्फेयर में उसकी ये आदत थोड़ी कॉमिक रिलीफ भी क्रिएट करती है और साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। उधर एलिस भी फ्यूनरल अटेंड करने आती है, लेकिन उसका अंदाजा बाकी सबसे अलग था। ना फॉर्मल कपड़े, ना आंसू, ना ज्यादा बातें, और बस इसी वजह से विल की फैमिली उसे और भी ज्यादा जज करने लगती है। सूजन की नज़रों में विल की डेथ की सबसे बड़ी वजह एलिस ही थी। जोसेफ बार बार सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन घर के अंदर जितना दुख था उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा था, और ये गुस्सा बहुत जल्दी खून में बदलने वाला था। फ्यूनरल के बाद विल के कॉफिन को क्रिमिनेशन रूम में ले जाया जाता है। सब लोग बाहर चले जाते हैं, सिर्फ एडगर रुकता है। वो अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। रूम में सिर्फ खामोशी थी। फिर टॉक टॉक टॉक, कॉफिन के अंदर से आवाज आती है। एडगर पहले सोचता है कि शायद उसका वहम हो, लेकिन आवाज दोबारा आती है, और इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। वो बिना कुछ सोचे कॉफिन खोल देता है। अंदर जो था वो विल नहीं था, उसका जला हुआ शरीर था, लेकिन आंखें बिल्कुल जिंदा। और अगले ही सेकंड डेडलाइट विल एडगर पर टूट पड़ता है, उसका हाथ बुरी तरह जला देता है। अटैक सिर्फ कुछ सेकंड का ही था, लेकिन उतना काफी था, क्योंकि इवल डेड की दुनिया में कभी कभी एक छोटा सा कनेक्ट ही पोजेशन शुरू कर देता है। एडगर बाहर आ जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था जो किसी को दिख नहीं रहा था अभी तक। फ्यूनरल के बाद सब लोग फैमिली हाउस पहुंचते हैं। बाहर से देखने पर एक नॉर्मल डिनर लगता है, लेकिन अंदर हर इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा था। एलिस सबके सामने कहती है कि वो फ्रांस वापस जाना चाहती है। ये सुनते ही सूजन भड़क उठती है। और विल का बिजनेस, उसका क्लब, सब कौन संभालेगा? एलिस शांत रहती है, लेकिन जोसेफ से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो भी बोल देता है कि उस रात विल गुस्से में सिर्फ एलिस से लड़कर ही घर से निकला था। बस इतना सुना था कि पूरा माहौल और गर्म हो जाता है। हर किसी के पास किसी ना किसी को ब्लेम करने की वजह थी, और इसी बीच एडगर चुपचाप बैठा सब देख रहा होता है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, आंखें अजीब सी हो जाती हैं, सांस तेज चलने लगती है, और बिना किसी वार्निंग के वो अपने ही प्यारे डॉग मैक्स पर टूट पड़ता है। एक ही पल में उसे इतनी बुरी तरह मार देता है कि पूरी फैमिली शॉक में जम जाती है। ये वो एडगर था ही नहीं जिसे सब जानते थे। और जब वो एलिस की तरफ बढ़ता है तो जोसेफ और बाकी लोग मुश्किल से उसे रोक पाते हैं। सबको लग रहा था कि शायद विल की डेथ का सदमा उसे पागल बना रहा है, लेकिन सिर्फ ऑडियंस जानती थी कि एडगर के अंदर अब कोई और ही रह रहा है। जोसेफ डिसाइड करता है कि एडगर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कार में जोसेफ, थिया और एडगर बैठते हैं। शुरू के कुछ मिनट सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक एडगर का पूरा शरीर झटके से हिलता है। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ जाती है और वो सीधा थिया पर हमला कर देता है। कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक फील्ड में जाकर क्रैश हो जाती है। थिया बुरी तरह फंस चुकी होती है। जोसेफ तुरंत अपने पिस्तौल निकालता है। उसके सामने उसका अपना फादर था, लेकिन अब वो फादर नहीं रहा था। जोसेफ ट्रिगर पर उंगली रखता है, लेकिन गोली चला नहीं पाता। सिर्फ एक सेकंड की हिचकिचाहट और डेडलाइट एडगर को बस इसी मौके का इंतजार था। वो थिया का सर पकड़कर इतनी ताकत से कार की सीट के मेटल फ्रेम पर दे मारता है कि वो आर पार निकल जाता है। थिया वहीं दम तोड़ देती है जोसेफ की आंखों के सामने, और वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट इसी एक पल में पैदा होता है। जब जोसेफ हॉस्पिटल के लिए निकला हुआ था, उसी वक्त घर पर एलिस और सूजन मिलकर मैक्स को दफन कर रही होती हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी घर के अंदर ही उनका इंतजार कर रहा है। इसी दौरान एलिस को एटिक में बेंजामिन प्राइस की पुरानी रिसर्च डायरी मिल जाती है।
क्यूरियोसिटी में वो उन्हें पढ़ना शुरू करती है। डायरी के अंदर अजीब सिंबल्स, वार्निंग और कुछ पुराने रिचुअल्स लिखे हुए थे। पढ़ते पढ़ते एलिस अनजाने में उन फॉरबिडन वर्ड्स को बोलना शुरू कर देती है, पहला, दूसरा और तीसरा शब्द। लेकिन चौथा शब्द बोलने से पहले ही ना जाने क्यों वो रुक जाती है। उसे लगता है कि ये सब बकवास है। डायरी बंद करके वो वहाँ से चलने लगती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सिर्फ 3 शब्द बोलना भी काफ़ी था इस घर की नींद हमेशा के लिए तोड़ देने के लिए। और अगले ही पल घर के बाहर से किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। एलिस ने सोचा शायद जोसेफ और थिया वापस आ गए, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला उसके सामने जो खड़ी थी उसे देखकर उसकी सांसें ही रुक गई। दरवाज़ा खुलते ही एलिस के सामने थिया खड़ी होती है, लेकिन ये वो थिया नहीं थी जिसे वो कुछ देर पहले बर्थडे पार्टी में देख कर आई थी। उसके मुंह के आर पार कार की सीट का लोहे की रोड घुसा हुआ था, चेहरा खून से भरा हुआ था, आंखें फैली हुई थी और होठों पर वही खौफनाक मुस्कान जो सिर्फ एक डेडलाइट के चेहरे पर ही हो सकती है। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए थिया सीधा एलिस पर टूट पड़ती है। एलिस पीछे गिर जाती है। सूजन भी उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन पोजेस्ड थिया की स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा थी। इसी बीच जोसेफ भी किसी तरह घर तक पहुंच जाता है। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि बाहर कुछ बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन उसे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिलता। थिया उस पर हमला कर देती है। जोसेफ बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा आ जाता है। वो ट्रिगर दबा ही नहीं पाता और अब उसकी हिचकिचाहट उसके खिलाफ खड़ी थी। आखिरकार एलिस मौका देकर थिया को जोर से धक्का देती है। थिया सीधा बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एलिस बिना देरी किए बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देती है। एक पल के लिए सबको लगता है शायद खतरा खत्म हो गया, लेकिन असली नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ था। जोसेफ, एलिस, सूजन और ग्रैनी पॉली तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेन डोर खोलते हैं सबके कदम वहीं रुक जाते हैं। बाहर एडगर उनका इंतजार कर रहा होता है, उसके साथ मैक्स भी। लेकिन अब मैक्स कोई वफादार डॉग नहीं था, वो भी डेडलाइट बन चुका था। एडगर एक अजीब सी सीटी बजाता है और मैक्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये सीन सिर्फ डराता नहीं है, बल्कि एक बात भी समझा देता है। डेडलाइट सिर्फ इंसानों को ही पॉजेस नहीं करते, जो भी उनके कांटेक्ट में आता है वो उनका हिस्सा बन जाता है। एडगर जोसेफ को घूरते हुए कहता है, विल की जगह तुम्हें मारना चाहिए था। ये सिर्फ डेडलाइट की बात नहीं थी, ये वो लफ्ज़ थे जो शायद एडगर के दिल में पहले से ही दबे हुए थे। जोसेफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका अपना ही घर उसके लिए अजनबी बन चुका है। बाहर निकलना नामुमकिन था, इसलिए सब दोबारा घर के अंदर लौट आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेसमेंट में बंद थिया भी चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। बेसमेंट के अंदर थिया लगातार दरवाज़ा पीट रही होती है, कभी हंस रही होती है, कभी रो रही होती है, कभी किसी बच्चे की आवाज़ निकाल रही होती है। डेडलाइट्स की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि ये तुम्हारे इमोशन के साथ खेलते हैं। इसी बीच ग्रैनी पॉली दरवाजे के पास आ जाती है। उनकी मेमोरी वैसे ही वीक थी। थिया तुरंत मौका समझ जाती है। वो प्यार से बोलती है, ग्रैंडमा, मैं आपके पैसे वापस करने आई हूँ, बस दरवाज़ा खोल दीजिए। पॉली को लगता है सच में थिया ही बात कर रही है और बिना सोचे वो बेसमेंट का लॉक खोल देती है। अगले ही सेकंड थिया बिजली की तरह बाहर निकलती है और पूरा घर उसकी खौफनाक हंसी से गूंज उठता है। अब डेडलाइट्स दोबारा आ जाते। थिया पूरे घर में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है। लग रहा था जैसे वो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे घर को जिंदा जला देना चाहती हो। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन थिया अचानक छत से चिपक जाती है, बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह, और ऊपर से सीधा एलिस पर जंप करती है। एक के बाद एक सब लोग उसके अटैक का शिकार होना शुरू होते हैं। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थिया उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहती है, कार में भी तुम मुझे बचा नहीं पाए, अपने बाप पर गोली चला नहीं पाए और अब हीरो बन रहे हो। ये डायलॉग जोसेफ को अंदर तक तोड़ देता है। उसका गिल्ट और गहरा हो जाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर थिया उसे जोर से धक्का देती है। जोसेफ सीधा किचन के डिश वॉशर पर गिरता है। टूटे हुए स्टील के ब्लेड उसके शरीर में घुस जाते हैं। वो दर्द से चीख उठता है, लेकिन डेडलाइट थिया रुकती नहीं है। वो उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। जोसेफ किसी तरह पास पड़ा कॉक स्क्रू उठाता है और थिया की गर्दन में घुसा देता है। ये उसे रोकता जरूर है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। डेडलाइट्स को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। थिया सीधा ग्रैनी पॉली के पास पहुंचती है। वहाँ उसे उनके नकली दांत मिलते हैं और वो उन्हें उठाकर अपने मुंह में पहन लेती है। उसके बाद वो मुस्कुराती है। ये सीन उतना वॉयलेंट नहीं था, लेकिन पूरी मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट में से एक जरूर था। एलिस को समझ आ जाता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, अब लड़ना पड़ेगा। उसकी नज़र ग्रैनी के आर्टिफिशियल लेग पर पड़ती है और वही उसका वेपन बन जाता है। वो पूरी ताकत से थिया के सर पर वॉर करती है। थिया सीधा नीचे गिरती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जोसेफ भी उठकर खड़ा हो जाता है। अब उसके अंदर का डर गुस्से में बदल चुका था।
वो डिशवॉशर के टूटे हुए मेटल पार्ट्स से बार बार थिया पर हमला करता है, 1 बार 2 बार फिर लगातार, जब तक उसका शरीर बिल्कुल बेजान ना हो जाए। इस बार थिया सच में खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत महंगी थी। जोसेफ अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से खत्म कर चुका था। उधर सूजन ग्रैनी पॉली को उनके कमरे तक ले जाती है। उसे लगता है कम से कम ग्रैनी तो अब सेफ है, लेकिन डेडलाइट्स का प्लान कुछ और ही था। रूम में पहुंचते ही पॉली का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उनकी आंखें उलट जाती हैं और कुछ ही सेकंड में वो भी पोजेस हो जाती है, लेकिन वो तुरंत अटैक नहीं करती। पहले वो सूजन को उसके बचपन की यादें याद दिलाती है, उसे प्यार से मेरी बेटी कहकर बुलाती है। सूजन इमोशनल हो जाती है। सालों बाद उसकी माँ पहली बार उसे पहचान रही थी, लेकिन ये उसकी माँ थी ही नहीं। ये सिर्फ एक डेडलाइट था जो सूजन की सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल कर रहा था, और सूजन को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। सूजन को लग रहा था कि अब उसकी माँ फाइनली नॉर्मल हो गई। सालों बाद पॉली पहली बार उससे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन ऑडियंस समझ चुकी थी ये पॉली नहीं, एक डेडलाइट था। और डेडलाइट की सबसे डेंजरस पावर सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि लोगों के इमोशन के साथ खेलना होता है। पॉली धीरे से सूजन से कहती है, खिड़की खोल दो, तुम्हारे पापा बाहर खड़े हैं। सूजन बिना सोचे खिड़की खोल देती है और अगले ही सेकंड एडगर अंदर घुस आता है। अब पूरा घर डेडलाइट से भर चुका था। नीचे जोसेफ और एलिस किसी तरह सांस ही ले रहे होते हैं कि सूजन उनके पास आती है, लेकिन उसकी बातों से ही समझ आ जाता है कि वो भी अब डेडलाइट के इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। वो कहती है, बस वो डैगर उन्हें दे दो, फिर सब खत्म हो जाएगा। यही वो मोमेंट था जब जोसेफ को सब समझ आ गया था। डेडलाइट्स किसी इंसान के पीछे नहीं पड़े थे, उनका असली टारगेट शुरू से ही कैंडेरियन डैगर था। और उसी वक्त जोसेफ एक बहुत बड़ा सच एक्सेप्ट करता है। उसने अपनी माँ की बात कभी मानी ही नहीं थी। बेंजामिन प्राइस की रिसर्च, डायरी और वो सील डैगर उसने कभी फेंका ही नहीं था। सब कुछ उसके एटिक में छुपा कर रखा था, क्योंकि एक राइटर होने के नाते उसे अपने ग्रैंडफादर की रिसर्च फैसिनेटिंग लगती थी। लेकिन क्यूरियोसिटी कब ऑब्सेशन बन गई और ऑब्सेशन कब पूरी फैमिली की बर्बादी का रीज़न बन गया, ये उसे खुद भी समझ नहीं आया। अगर उसने उस डैगर को कभी अनसील किया ही नहीं होता तो शायद आज ये सब नहीं होता। इसी बीच डेडलाइट एडगर दोबारा अटैक करता है। घर के अंदर एक और ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। जोसेफ बुरी तरह पिट रहा होता है। एलिस किसी तरह ऊपर भागकर सूजन के साथ बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। यही मूवी का सबसे इमोशनल सीन आता है। सूजन बार बार विल को एक परफेक्ट हस्बैंड बता रही होती है और पहली बार एलिस का सब्र टूट जाता है। वो अपना जैकेट हटाकर सूजन को अपने पेट पर पुराना बर्न स्कार दिखाती है, फिर कहती है ये एक्सीडेंट नहीं था, ये विल ने किया था। एलिस बताती है कि विल सिर्फ कंट्रोलिंग ही नहीं था, वो फिजिकली एब्यूजिव भी था। रोज उसे इंसल्ट करता था, उस पर हाथ उठाता था, उसे आइसोलेट करता था और धीरे धीरे एलिस को यकीन ही दिला दिया गया था कि शायद प्रॉब्लम उसी में है। इसी वजह से फ्यूनरल में वो रोई नहीं थी। उसके लिए विल की डेथ एक इमोशनल लॉस से ज़्यादा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड था। और यही मूवी समझा देती है कि असली मॉन्स्टर सिर्फ डेडलाइट्स नहीं थे, कभी कभी इंसान भी उतने ही खतरनाक होते हैं। एलिस को याद आता है कि जोसेफ ने बताया था डैगर एटिक में छुपा हुआ है। वो बाथरूम की सीलिंग तोड़कर एटिक में पहुंच जाती है। नीचे डेडलाइट्स लगातार बाथरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एटिक में पहुंचकर एलिस को कई पुराने डैगर्स मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि असली कैंडेरियन डैगर कौन सी है उसे बिल्कुल पता नहीं। तभी जोसेफ भी एटिक में आ जाता है, लेकिन इस बार वो भी पॉजेस हो चुका था। डेडलाइट जोसेफ उसके आसपास घूमने लगता है। एलिस एक डैगर उठाकर उस पर वॉर करती है, कुछ नहीं होता। दूसरा, फिर तीसरा, हर बार गलत डैगर, और जोसेफ धीरे धीरे उनके और करीब आता जा रहा था। आखिर एक डैगर लगते ही सब कुछ बदल जाता है। जोसेफ की आंखों का रंग नॉर्मल होने लगता है। एक पल के लिए उसकी असली पर्सनैलिटी वापस आ जाती है। वो एलिस की तरफ देखकर बस इतना कहता है, फिनिश इट। एलिस समझ जाती है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो डैगर और अंदर घुसा देती है। जोसेफ वहीं दम तोड़ देता है। मरने से पहले उसने अपनी गलती का बोझ खुद एक्सेप्ट कर लिया था। एलिस एटिक से बाहर निकलती है, लेकिन सूजन और एडगर उसके पीछे आ जाते हैं। फाइट करते करते डैगर उसके हाथ से गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। वो दोबारा घर के अंदर घुसती है और गैरेज से एक हैवी ग्रास कटर उठा लेती है। जब सूजन उस पर अटैक करती है, एलिस पूरी ताकत से मशीन चला देती है। इस बार वो पीछे नहीं हटती और सूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एडगर भी उसके पीछे घर के अंदर आ चुका था। एलिस समझ जाती है कि अब ये घर बचने वाला नहीं है। वो पूरे घर में आग लगा देती है। कुछ ही सेकंड्स में बेंजामिन प्राइस का घर और उसके सालों पुराने राज सब जल जाते हैं। लेकिन एडगर अभी भी जिंदा था और उसके साथ डेडलाइट मैक्स भी था। एलिस किसी तरह कैंडेरियन डैगर उठा लेती है और मैक्स को भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उसे लगता है नाइटमेयर फाइनली खत्म हो गया, लेकिन तभी जलते हुए घर से एक और आदमी बाहर निकलता है, विल।
उसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी वही थी। वो एलिस को गालियाँ देता है, उसे ब्लेम करता है और फिर वही पुरानी बातें, तुम मुझे कभी बच्चा नहीं दे सकती, तुम्हें मेरे साथ रहना ही था। डेथ के बाद भी विल सिर्फ एलिस को कंट्रोल करना चाहता था और यही उसका कैरेक्टर का सबसे डार्क पार्ट था। एलिस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागती है, विल उसके पीछे। फाइट करते करते एलिस एक गड्ढे में गिर जाती है, उसके पैर में लोहे की रोड घुस जाती है। विल धीरे धीरे उसके पास आता है और कंस्ट्रक्शन का गर्म तार उस गड्ढे में भरना शुरू कर देता है। अगर एलिस कुछ ही सेकंड और रुकती तो वो जिंदा दफन हो जाती, लेकिन यहीं वो अपनी सबसे स्मार्ट ट्रिक यूज करती है। वो प्रिटेंड करती है कि असली डैगर उसके हाथ में है और एक फेक डैगर दूर फेंक देती है। विल उसके पीछे भागता है, बस इतना सा डिस्ट्रैक्शन ही काफ़ी था। एलिस खुद को आज़ाद करती है, एक ड्रिलिंग मशीन उठाती है और विल पर अटैक कर देती है। विल नीचे गिरता है, एलिस असली कांडेरियन डैगर उठाती है और बिना हिचकिचाए सीधा उसकी गर्दन में घुसा देती है। इस बार सब खत्म हो जाता है। विल का डेडलाइट हमेशा के लिए मर जाता है और पहली बार एलिस खुद को उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से सच में आज़ाद महसूस करती है। जब पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँचते हैं, मेडिक उससे पूछती है ये सब किसने किया। एलिस थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बस इतना कहती है माई एक्स हस्बैंड, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप यहीं थिएटर से बाहर निकल गए तो आप एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मिस कर दोगे। हम देखते हैं कि ग्रैनी पॉली एक्चुअली मरी ही नहीं थी। वो रोड पर रेंगते हुए जा रही होती है, एक लेडी उसकी हेल्प करने के लिए रुकती है, लेकिन पॉली उसके पैर को स्क्रैच कर देती है और इवल डेड यूनिवर्स में एक स्क्रैच ही काफ़ी होता है। मतलब डेडलाइट्स का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। पोस्ट क्रेडिट सीन हमें उसी फ्यूनरल होम में ले जाता है। एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ एबेंडेंड ऊन्स अरेंज कर रही होती है। क्यूरियोसिटी में वो उन ऊन्स पर लिखे नाम पढ़ने लगती है और तभी एक नाम सामने आता है, एली। जी हाँ, इवल डेड राइज वाली एली। अगले ही पल मिरर के अंदर उसकी झलक दिखाई देती है और फिर वो डेडलाइट बनकर उस बच्ची के पीछे खड़ी होती है। स्क्रीन ब्लैक, मूवी खत्म, लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं। अगर सिर्फ सर्विस लेवल पर देखो तो इवल डेड बर्न एक वायलेंट हॉरर फिल्म है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एक डोमेस्टिक अब्यूज़ की भी स्टोरी है। विल सिर्फ एक डेडलाइट नहीं था, जिंदा रहते हुए भी वो एलिस की लाइफ का मॉन्स्टर था। उसका कंट्रोल, उसकी वायलेंस, उसकी मैनिपुलेशन, ये सब उस ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है जिससे एलिस सालों तक गुजरी है। इसलिए क्लाइमैक्स सिर्फ एक हॉरर फाइट का नहीं है, ये एलिस की फ्रीडम का भी है। वो सिर्फ एक डेडलाइट को नहीं मार रही थी, वो अपने एब्यूजिव पास्ट को हमेशा के लिए ख़त्म कर रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है खांडेरियन डैगर। पहली बार फ्रेंचाइजी इतनी क्लियरली इस्टेब्लिश करती है कि कुछ डेडलाइट्स को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए सिर्फ बॉडी डिस्ट्रॉय करना काफ़ी नहीं है। इसीलिए हर डेडलाइट उस डैगर के पीछे था और अब ये डैगर एलिस के पास है। मतलब अगर फ्यूचर में डेडलाइट्स दोबारा लौटेंगे तो उनका अगला टारगेट भी एलिस ही होगी। और इसी सेटअप के साथ मूवी अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर लेती है। तो दोस्तों, इवल डेड बर्न की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हार्डकोर हॉरर, प्रैक्टिकल गोर और सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली एक बार देखने लायक है। सिर्फ याद रखिए, ये वीक हर्ट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने हॉरर लविंग दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।